जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपके लिए मैथ का सेशन लेकर आया हूं, जो अब मैथ की क्लास हुआ करेगी डेली, जिसमें मैथ को हम बेसिक से लेकर चलेंगे। तो यानी कि जीरो से आप जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक हम मैथ लेके जाएंगे। तो मैथ की क्लास जो होगी उन सभी भाई बंधुओं के लिए है जो मैथ से डरते हैं, जिन्हें मैथ के क्वेश्चन बनाते हुए डर लगता है, जिन्हें एक क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि कैसे बनेगा, इतना लंबा क्वेश्चन आ गया, हम कैसे बनाएंगे। तो अब अपने अंदर से मैथ का डर निकाल दें। मैथ की बहुत ही शानदार क्लास होगी और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। मैथ सिखाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा किसी भी तरह से। तो मैथ स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बंधु मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ की क्लास लेना चाहते हैं, तो यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी आगे को आएंगी क्लास नई वो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। और मैथ की बहुत ही शानदार क्लास होंगी। चैप्टर जो टॉपिक शुरू होगा और जब तक वो खत्म होगा तब तक तो थोड़ा सा इंतजार करना, मगर उसके बाद कोई सी भी बुक उठा के ले लेना। कोई सा भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर हो, कोई एग्जाम का क्वेश्चन हो, कोई भी उठा लेना। तो टॉपिक खत्म होने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, देखते ही बनेंगे। जो डर होगा मैथ का वो डर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अब क्लास शुरू करते हैं। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। कुछ टीचर होते हैं कहीं से भी उठा लेते हैं, तो हम अपना जो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति भी से कहते हैं। तो हमारा ये नंबर सिस्टम, इसे संख्या पद्धति बोलते हैं। तो एक ही संख्या को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, तो उन्हें ही नंबर सिस्टम कहा जाता है। एक ही संख्या को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें नंबर सिस्टम कहा जाता है। जैसे मैं लिखूं, मैंने बोला 8, तो 8 को लिखने के कितने तरीके होंगे? तो 8 को लिखने के हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इसे बाइनरी में भी लिख सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा, इसे डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा, हम ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद चौथा है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो बाइनरी होती है हमारी, बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं, 1 और 0 और 1। ये 2 अंक हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज में होते हैं बाइनरी नंबर में। तो जो ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमें पढ़ने नहीं है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो ये कंप्यूटर में पढ़ी जाएंगी। हमें पढ़ना है डेसिमल क्या होता है, डेसिमल हमें पढ़ना है क्या है। तो दोस्तों क्लास बहुत ही शानदार होगी। मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आपके सारे डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे। जो भी इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। तो हमें क्या करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जो हम पढ़ते हैं 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, 0 से 9 तक जो अंक होते हैं,
इनसे हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, लाख, करोड़, हजार, 100, 10, यही यानी कि 10 अंक होते हैं, 10 संख्याएं होती हैं। तो इन्हीं 10 संख्याओं से डेसिमल बना, तो इसलिए ये डेसिमल कहलाया। तो 0 से 9 तक टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? 10 संख्याएं होती हैं। तो कितनी होती हैं? 10 संख्याएं होती हैं। ये तो था डेसिमल का, 9 तक की जितनी संख्याएं होंगी ये सारी डेसिमल के अंदर आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। तो जितनी ये संख्याएं हैं ये सारी प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसमें 0 नहीं आ रहा, तो 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 की खोज हुई है, 0 की खोज हुई है। ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अब आगे चलें। अब दोस्तों इसमें एक होता है होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? होल नंबर यानी कि इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो हमारे पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। मतलब कहने का यह है जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो इसी में आगे को जुड़ जाती हैं। तो यानी कि जो अब हमें पहले क्या था, प्राकृतिक संख्या में 0 ना लगने से वो हमें अपूर्ण दिखाई दे रही थी, तो 0 लग गया, ये पूर्ण हो गई। तो मतलब सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं तो हो हैं। सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती? बताओ, हो सकती हैं या नहीं है? तो क्योंकि सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि 0 के बाद सारी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, तो इसलिए ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब मैं कहूं सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होंगी या नहीं होंगी? सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होंगी या नहीं होंगी? तो आप क्या बोलोगे? हां या नहीं? बताओ, हां या नहीं? तो सभी की सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि सारे होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, तो सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते, मगर सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हो सकती हैं। यह बात समझ में आई? यहां तक ठीक है? आगे चलें। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा, हम 10 बार बताएंगे, 11 बार बताएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताते रहेंगे। कि मतलब क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन देख के ही पहचान लगे रहोगे कि ये क्वेश्चन इतना आसान है और इस तरीके से बनेगा। तो ये है। अब इसमें नेक्स्ट है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पूर्णांक। पूर्णांक जिन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। अब पूर्णांक क्या होते हैं? तो दोस्तों बेसंख्याएं होती हैं पूर्णांक, जो माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाती हैं? प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इसमें आपको पता है +1 से +2 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर होते हैं। अगर हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो इसमें 0 आएगा? आएगा या नहीं आएगा?
जब इसमें जीरो आया तो अब हमने प्लस वाले इधर लिख लिए, माइनस वाले इधर लिख लिए, तो जीरो किसकी तरफ गया? तो जीरो ना तो इसकी तरफ गया ना इसकी तरफ गया। जीरो क्या होता है? जीरो हमारा ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, क्योंकि जीरो पे ना तो निगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। जीरो हमारा क्या है? एक न्यूट्रल है, उदासीन है। जीरो क्या है हमारा? एक न्यूट्रल, उदासीन है। तो एक नोट करके लिखने वाली यहां बात है, तो जीरो केवल एक पूर्णांक है। जीरो केवल एक पूर्णांक है, क्योंकि ना तो जीरो इसके साथ आएगा ना जीरो इसके साथ आएगा, बस एक जीरो पूर्णांक है। ना तो जीरो प्लस होगा ना जीरो माइनस होगा। तो ये तो है हमारा इंटीजर। आपने अभी देखा कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं, कि यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हमारे इंटीजर होते हैं। नेचुरल संख्याएं देखी अभी आपने, नेचुरल संख्याएं होती हैं एक से लेके इनफाइनाइट तक होती हैं। आपने होल नंबर देखे जीरो से लेकर एक, दो, तीन एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होते हैं। अभी आपने देखा कि जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। यहां तक ठीक है? आगे चले। अब इसमें नेक्स्ट है सम संख्याएं। सम संख्याएं हमारी यानी कि इवन नंबर कौन से होते हैं? तो जो संख्याएं दो से कट जाए वो सारी सम संख्याएं होंगी। जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाए, दो से कट जाए, वो सारी की सारी हमारी सम संख्याएं होगी। तो इसकी परिभाषा लिखें, जो संख्या दो से विभाजित हो जाए वे सारी संख्याएं सम संख्या होंगी। ठीक है? अब ये होती हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब इसमें पूछने लगे आपसे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो आपने जवाब दिया कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब मैं बोलूं कि 2 से छोटा तो 0 भी होता है, फिर आपने बोला कि सर 0 होगी, तो फिर मैंने बोला कि 0 से छोटा तो 2 भी है। आपने बोला 2 होगी, -2, तो -2 से छोटा -4 है। तो अगर हम इसमें विद प्रूफ बात करें तो हम सबसे छोटी सम संख्या बता नहीं सकते, मगर जो चला आ रहा है वो इसी तरह से चला आ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या हमारी कौन सी होगी? 2 होगी। अब इसमें 0 क्या सम संख्या होगी या नहीं होगी? 0 सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी? क्योंकि 0 क्या है? हमारी सम संख्या होगी, क्योंकि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो सम संख्या में 2 का अंतर चल रहा है। तो 2 से पहले 0 ही तो आया होगा, 0 के बाद -2 आएगा, फिर -4 आएगा, तो 0 हमारी क्या होगी? सम संख्या होगी। तो यहां तक ठीक है? आगे चले। अब दोस्तों विषम संख्या क्या होती है हमारी? विषम संख्याएं, विषम संख्या यानी कि इन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से ना कटें वो हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो 1, 3, 5, 7,
9, 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारी विषम संख्याएं होंगी जो 2 से ना कटे। अब इसमें पूछने लगे आपसे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी होती है 1। 1 हमारी सबसे छोटी विषम संख्या होती है। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों नेक्स्ट है इसमें, अब आप एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होंगे वे सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होंगे वो सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो बात करें इसकी परिभाषा की, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी से न कटे वे सारी अभाज्य संख्या होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होंगे वो हमारी सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें जो होगा, जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर, तो एक से या अपने आप से छोड़कर किसी से ना कटे, वो सारी हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अब कैसे होंगी ये देखते हैं, कैसे होंगी ये देखते हैं हमारी अभाज्य संख्याएं कैसे होंगी। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 को हम देखते हैं हमारी अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसमें क्या बोला था कि 1 से होनी चाहिए और अपने आप से होनी चाहिए। तो 5 को 1 से करा तो कितना आया, 5, एक फैक्टर मिल गया, 5/5 यानी कि दूसरा गुणनखंड मिल गया। तो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटती, सिर्फ एक और अपने आप से कटती है। तो 5 हमारी अभाज्य संख्या है। तो 5 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। अब इसमें पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ क्या होगी, कौन सी होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7 ये होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती है, 2। अगर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी, तो 1 हमारी अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती, क्योंकि 1 अपने आप से तो कट रही है मगर किसी और से नहीं कट रही, किसी और संख्या से नहीं कट रही, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है, वो ऐसे 2 1 से कट गई, उसके बाद अपने आप से कटेगी 2, तो 2 गुणनखंड मिल गए। तो 2 गुणनखंड मिले तो 2 हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो ये है हमारी अभाज्य संख्या। अब मैं बात करूं दोस्तों कि आपसे पूछने लगे कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बताओ, 1 से 100 तक
अभाज्य संख्या बताओ कितनी होंगी? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? अब 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? लिख लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87 और 97। अब गिनती कर लो कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी हमारी? 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब इन्हें एग्जाम में तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि इन्हें लिख के याद करें कि 1 से 100 तक हमारी इतना इस तरह से होंगी। तो अब इनमें एक चीज करनी है, एक हम कोड बनाएंगे। अगर आपसे ठीक है 1 से 100 तक तो आपको पता चल गया 25 है, अगर मैं इसमें से बीच में से कोई भी नंबर उठा के देख लूं तो आप बता दोगे 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो इसमें एक कोड याद करना है कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? 1 से 10 के बीच में कितनी आ रही हैं? 4। 11 से 20 के बीच में कितनी आ रही हैं? कितनी आएंगी? 4। 21 से 30 के बीच में कितनी आएंगी? 2। 31 से 40 के बीच में कितनी आएंगी? 2। 31 से 40 में कितनी आई? 2। अब इसमें 41 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी? तो 41 में 50 के बीच कितनी आई? 3। तो 3 लिख दिया हमने। 51 से 60 के बीच कितनी आएंगी? 51 से 60 के बीच कितनी आई? 2। अब इसमें 61 से 70 के बीच में कितनी आई? तो 61 से 70 देख लो। 61 से 70 के बीच में कितनी आ रही हैं? 2 आ रही हैं। 71 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? कितनी हो गई? 3। 81 से 90 के बीच में कितनी है? 2। तो 2 लिख लिया हमने। और 91 से 100 के बीच कितनी है? 1। तो अब इन्हें जोड़ लेते हैं कि ये 25 हो रही है नहीं हो रही? 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 19 और 3 22 22 और 3 कितनी हो गई? टोटल 25 हो गई। तो 1 से 100 तक हमें पता चल गया कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब हमसे पूछने लगे कि 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो जैसे पूछेगा आप एकदम जवाब दे देना, बता देना गिन के। ये ट्रिक याद कर लेना। 44 22 32 23 21 44 22 32 23 21 44 22 32 23 21। तो आपसे पूछा कि 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपने जवाब दे दिया 1 से 60 तक। इन्हें जोड़ लिया। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17। तो कितनी हो गई? 17 हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। आपसे पूछा 60 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपको तो याद है 44 22 32 23 21। तो आपने एकदम बता दिया देख के कि भाई कितनी हो गई? 3 2 5 2 7। कितनी हो गई? अरे 8। कितनी हो गई? 8 हो गई हमारी।
तो अगर जैसे सवाल पूछेगा आप वैसे ही जवाब दे देना। अब इसमें यह तो है कि 1 से 100 तक आपसे पूछ लिया कि 25 होती हैं, आपने ठीक है याद कर लिया कि 1 से 100 तक कितनी होगी। अगर कोई ऐसा नंबर दे दे कि जिसका मतलब निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो वो कैसे करेंगे? जैसे मैं एक नंबर लिखूं 239 लिखा, तो 239 अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे हम? तो दोस्तों 239 के जो निकटतम स्क्वायर होगा, यानी कि जस्ट बाद वाला, जो जस्ट बाद वाला निकटतम स्क्वायर होगा उसे लिख लेंगे। तो 239 के बाद जस्ट बाद यानी कि 16 का स्क्वायर आता है 256। ठीक है, अगर ये 239 इससे छोटी किसी भी संख्या से अगर विभाजित हो जाता है तो फिर तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, फिर काय की अभाज्य संख्या। अगर ये विभाजित नहीं होता तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। समझ आया नहीं आया? तो दोबारा बता देते हैं कि जैसे मैंने ये नंबर लिखा, तो नंबर मैंने लिखा 239, तो 239 के जस्ट बाद वाला स्क्वायर देख लो, तो जस्ट बाद वाला स्क्वायर 16 हो गया। तो 16 से यानी कि 16 से छोटी जितनी संख्याएं होंगी उनसे अगर ये विभाजित हो जाता है तो ये हमारा फिर अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर विभाजित नहीं होता तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगर समझ ना आए ना तो आप कमेंट करके बताना, और भी अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि मैथ का एक एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बना सको। अब दोस्तों नेक्स्ट होता है इसमें भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, तो इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो सारी हमारी कंपोजिट नंबर होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो इसकी परिभाषा की बात करें कि वे संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए, तो वे हमारी सारी वे संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, ये तो है हमारी परिभाषा कि वे संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी से भी हो सकती है, मगर इन दोनों के अलावा कम से कम एक संख्या होनी चाहिए जिससे ये विभाजित हो जाए। अब वो देखते हैं कैसे। जैसे मैं अगर कोई संख्या लिखूं, जैसे मैंने लिखा 12 लिखा, तो 1 से अगर विभाजित करा तो 12 आ गया। अगर 12 को 12 से विभाजित करा तो कितना आया? 1 आया। तो 12 हमारा 3 से भी विभाजित होगा, और 12 जो है वो 4 से भी विभाजित होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप और 1 से तो विभाजित होनी चाहिए, और कम से कम किसी एक संख्या से और विभाजित होना ही चाहिए। अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, कम से कम एक और होनी चाहिए। तो वो हमारी सारी भाज्य संख्याएं होंगी। आपसे पूछे कि सबसे
छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। वो कैसे है? 4 1 से भी कटता है, ठीक है। 4 अपने आप से भी जा रहा है। 4 कम से कम 1 होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। तो कम से कम कितनी? 4/2 यानी कि 2। तो कम से कम एक संख्या और है जिससे ये विभाजित हो रहा है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ें। तो ये हमारी दोस्तों भाज्य संख्याएं हो गई। उससे पहले हमने पढ़ा अभाज्य संख्याएं। अब दोस्तों एक होता है नंबर। तो दोस्तों नंबर ही होते हैं। नंबर हमारा 2 तरह के होते हैं। जो संख्याएं होती हैं नंबर्स, कितनी होती हैं? 2 तरह से। तो आपने पढ़ा होगा, एक तो रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। एक रियल नंबर होता है दोस्तों, एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को वास्तविक संख्याएं बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं हमारे काल्पनिक संख्याएं। तो जो हमारी काल्पनिक संख्याएं होंगी वो इमेजिनरी नंबर होती हैं, और जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो वास्तविक नंबर होते हैं। नंबर्स को हमने 2 भागों में बांट दिया। पहला हमने बांटा रियल नंबर, दूसरा बांटा हमने इमेज नंबर। ठीक है, तो अभी इस पे बात कर लेते हैं। ये होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा होता है ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये हमारी। अब इसे जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो अंडर रूट में माइनस संख्या लिखी होगी वो हमारी सारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इसमें -1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं हम इसे? आयोटा बोलते हैं। तो हमारे लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि जो अंडर रूट में माइनस संख्या होगी वो हमारी काल्पनिक संख्याएं होंगी। हमें जानना यह है कि हमारी रियल नंबर कौन से होते हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं को हम इन्हें भी 2 तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली कौन सी है हमारी, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब इसे रेशनल नंबर भी बोल देते हैं। रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोल देते हैं। अब हम परिमेय संख्या देखते हैं कि परिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है और इनकी कंडीशन क्या है परिमेय संख्या होने की। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना, जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ की आने वाली क्लास और भी शानदार होंगी और भी बहुत बहुत अच्छी होंगी। इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आसान तरीके से बना पाओगे। तो परिमेय संख्या, तो दोस्तों परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? तो परिमेय संख्या जानने के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन है पी और क्यू की अवस्था
में होनी चाहिए। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वो पी और क्यू की अवस्था में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है हमारी क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है हमारी पी और क्यू हमारे पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये तीन की तीन अवस्थाएं कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हमारी वो संख्या परिमेय संख्या होगी। अगर ये कोई सा भी एक सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मैं लिखा 4, तो 4 लिखा मैंने, तो 4 हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है, अभी कैसे पता करेंगे। जैसे 4 लिख दिया तो 4 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, कोई फर्क पड़ा इससे 1 लिखने से? तो मैंने 4 लिखा, तो 4 ये क्या है, अब हम पहली कंडीशन देखते हैं, ये पी और क्यू की फॉर्म में है। पी और क्यू की फॉर्म में है कि बिल्कुल है, पी और क्यू की फॉर्म में दिख रही है। क्या Q बराबर 0 है? Q बराबर 0 है? Q बराबर 0 नहीं है तो बिल्कुल सेटिस्फाई होगी। क्या P और Q पूर्णांक है? तो पूर्णांक संख्याएं तो आपने पढ़ी है, इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हमारी ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखूं 1.7, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? अब इसे परिमेय संख्या है इसे जानने के लिए अब हम क्या करते हैं कि इसके नीचे पॉइंट हटा देते हैं। पहले की पॉइंट हटा दिया, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद इसे हमने लिखा 17/10, ठीक है। 17/10 में पहली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल है, सब बिल्कुल दिखाई दे रही, पी और क्यू की फॉर्म में है। क्या Q बराबर 0 है या नहीं है? तो Q बराबर 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या P और Q पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं? बिल्कुल है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारी ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। विद प्रूफ करा दिखाया जाएगा कि परिमेय संख्या कौन सी है या नहीं है। तो आप क्लास से जुड़े रहिए, और भी अच्छी अच्छी क्लास आने वाली है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैं लिखूं 5/0, तो 5/0 क्या हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है? तो पहली कंडीशन देख लेते हैं इसमें। तो पहली कंडीशन क्या है, P/Q हमारा पहली कंडीशन है, ठीक है, सेटिस्फाई हो गई। क्या Q बराबर 0 है या नहीं है? तो यहां तो Q बराबर 0 है, मगर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर यहां 0 आ गया तो हमारी कंडीशन गलत होगी, यानी कि ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हमारा ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर मैं लिख दूं इसे 0/5, एक एग्जाम्पल लिखूं मैं 0/5, अभी तो मैंने लिखा था 5/0 होने पे ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं इसका उल्टा करके लिख दूं 0/5, तो 0/5 क्या हमारी परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? तो अब इसे देखते हैं, P/Q की पहली कंडीशन हमारी P/Q बिल्कुल सेटिस्फाई है। दूसरा है Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। क्या P और Q पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं? P और Q इंटीजर्स हैं? बिल्कुल है, P भी इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है। तो इससे ये पता चला कि हमारा 0/5 क्या है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर मैं लिख दूं जैसे -3/-10, क्या हमारी ये परिमेय संख्या है?
बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल है जी, क्योंकि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अगर -3/10 है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, क्यूब 0 के बराबर भी नहीं है, पी क्यू हमारे क्या है, इंटीजर्स भी हैं, तो हमारी बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई है, तो परिमेय संख्या है हमारी। अब इसमें एक चीज मैं लिखूं, √25/√49 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा इसे, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो जैसे हमने 5 का इसका √25 का 5 लिख दिया, रूट से बाहर निकाला, इसका हमने लिख दिया 7। अब आपके दिमाग में तो ये आएगा कि यार ये तो ±5 में लिखा जाएगा अगर कोई चीज रूट से बाहर जाती है। तो इसे भी डिटेल से समझेंगे, अभी क्लास शुरू ही है, उसके बाद आगे आगे देखो इसे भी डिटेल से बताएंगे कि क्या होता है। तो अब इसे देख लेते हैं कि P और Q हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या Q बराबर 0 है या नहीं है? तो Q बराबर 0 नहीं है, बिल्कुल सही बात है। P और Q हमारा क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, बिल्कुल है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये संख्या क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। अब इसमें दोस्तों एक चीज और देखते हैं। अब जैसे मैं लिख दूं √36/√31, अब इसका पता लगाना है क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे इसका? तो जैसे दोस्तों मैंने अगर इसका 6 लिख दिया, ठीक है, रूट से बाहर, √31, अब इसे क्या लिखेंगे? तो मतलब जहां आप सोचने पे मजबूर हो जाओ ना, तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो मतलब इसमें कहने का यह है कि जिन संख्याओं का रूट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, जिन संख्याओं का रूट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वो सारी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होती हैं। अब जैसे 2 लिखा मैंने, 2/1 एग्जाम्पल है ये, √2/1 लिखा। तो 2/1 में इसमें पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है। Q बराबर 0 भी नहीं है, ये भी बात ठीक है। मगर यहां पे हमें इस रूट का मान एग्जैक्ट नहीं पता। तो एग्जैक्ट नहीं पता तभी तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या जैसे कि √2, √5, √11, इस तरह से ये हमारी सारी अपरिमेय संख्या होती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पाई हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, बताओ क्या है हमारा पाई। तो ये मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसके बारे में पूछता है कि पाई हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अभी हम इसका प्रूफ करके दिखाते हैं कि पाई हमारा परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, विद प्रूफ दिखाएंगे। तो पाई के नीचे /1 लिख दिया, ठीक है। अब हमें परिमेय संख्या बनाने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। पहली कंडीशन हमारी, जो हमारी संख्या है वो P अपॉन Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। क्या Q बराबर 0 है या नहीं है? तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर 0 भी नहीं है। क्या P और Q पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, है या नहीं है? तो इसमें तो हमने तो ये गिनती में हमारी पाई आता ही नहीं है। क्या आपने पढ़ा है पाई गिनती में? जब हमारी गिनती में नहीं आता तो फिर ये पूर्णांक कैसे हो सकता है, इंटीजर कैसे होता है? तो हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो पाई हमारा क्या होगा, फिर अपरिमेय संख्या होगा। तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अगर अब कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल जाए इस तरह से पूछे कि पाई क्या है, तो याद कर लेना, बिल्कुल विद प्रूफ है
कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या होगी। अगर बात करें इसमें पाई का मान क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा। तो पाई का मान अगर हम लिखें 22/7, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा जो मान है ये परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। तो अब इसे भी प्रूव करके देख लेते हैं। P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। Q0 = 0 है, Q 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है Q, तो ये भी सेटिस्फाई होगी। P और Q हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, बिल्कुल है। तो हमारा अगर पाई पूछे तो 22/7, 22/7 अगर पूछेगा तो क्या है ये, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगर पाई पूछे खाली तो पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर इसका मान हमें पूछे तो 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, 22/7 हमारी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। तो आगे को कमेंट करके बताओगे तो हम क्लास में और भी सुधार करेंगे और आपको बेसिक से बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि 0 से लेके चलेंगे, जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां तक। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपके पास क्लास के नोटिफिकेशन आते रहें। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अब कल का जो टॉपिक होगा हमारा यूनिट डिजिट होगा, यानी कि इकाई का अंक बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।